हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 2 व्हिच इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया, तो आज हम करेंगे यूनिट 2 का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे हम, जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, वो दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अकाउंटिंग और इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। तो इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के जो मेन टर्म्स है, देखिए क्या क्या है इसमें, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मनी मेजरमेंट है, बिजनेस एंटिटी हो गया। ठीक है, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, रियलाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, अक्रूवल। ठीक है, ये सारे देखेंगे हम इसमें, और ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। और दूसरा जो आपका हो गया अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इसमें हम डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी, ठीक है, ये पढ़ेंगे, मटेरियलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज। तो पहला आप क्या हो गया, देखिए सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है ना। फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका हो गया, देखिए this concept implies that a business unit is separate and distinct from the person who has supplied capital to it. ठीक है, and that means a business and its owner should be treated separately. ठीक है, इसमें business और उसके owner जो है उसको separately treat किया जाता है ना, इस concept में, business entity concepts में। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू अचीव होम्योजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, इसमें मनी ही एक ओनली यूनिट होता है। ठीक है, एंड सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स करते हैं जो कि मनी टर्म्स में हो। ठीक है, जो कि मनी के टर्म्स में हो। ठीक है, थ्रू दो अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी केप्ट, और भी ट्रांजेक्शन को रखा जाता है, पर जो मनी टर्म्स में होते हैं हम सिर्फ उसी का ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट क्रेडिट ये सब करते हैं जो अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन रोल किसका होता है, मनी का। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं मनी के टर्म्स में हुए हैं, हम उसी को अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन कॉन्सेप्ट ना। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। It is assumed that a business unit has a reasonable expectation of continuing business at a profit for on an indefinite period of time. A business unit is deemed to be a going concern and not a gone concern. ठीक है, बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न प्रोसेस है, गॉन कंसर्न नहीं माना जाता है, इसे गोइंग कंसर्न माना जाता है। ठीक है, और इसे ये प्रॉफिट के लिए हम करते हैं ना, बिजनेस मोस्टली किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिर है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट implies that an asset में यहाँ फिक्स एसेट्स is recorded in the books on the basis of their original cost in the first year of accounting. Subsequently, the value of the asset is systematically reduced by charging depreciation. ठीक है, इसमें फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन चार्ज करके ये करते हैं ना, वो अमाउंट डिक्रीज करते हैं। तो इसमें यही होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यही है। फिर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हर डेबिट में जो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए और वाइस वर्सा, या क्रेडिट में या तो क्रेडिट में होना चाहिए या डेबिट में होना चाहिए। ठीक है, वाइस वर्सा। एंड अपॉन दिस अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्स इक्वल टू इक्वालिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज बेस। ठीक है, इसके बेस पे अकाउंटिंग करा जाता है। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, as we studied in going concern concept that business will run for an indefinite period of the time, but the stakeholder, government and the owner can wait till the dissolution of business to know the profit and loss of the business. So it is reasonable to divide the life of the business into accounting period. ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज टू ascertain profit periodically. The determination of profit of a particular period is essentially matching the revenues recognized during the period and the cost to be allocated to the period to obtain the revenue. फिर है realization concept. According to realization concept, revenue is recognized on the date when the property in the goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay. ठीक है, ये हो गया realization concept. फिर है accrual concept. The essence of accrual concept is that revenue is recognized when it is realized, that is when sale is complete or services are given and it is immaterial whether cash is received or not. ठीक है, इस केस में जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है इसमें, ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट्स में. सिमिलरली expenses are recognized in the accounting period in which they help in earning the revenues whether cash is paid or not. ठीक है, तो जनरली हमारे अकाउंट्स में इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है ना, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट्स में. तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं क्वेश्चन. फिर ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ठीक है, हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखे, अब यहाँ अकाउंटिंग कन्वेंशंस देखेंगे. तो कन्वेंशंस ऑफ, इसका फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट पॉइंट कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी. ठीक है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंस था, और फिर कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी था. ठीक है, मटेरियलिटी. तो फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. इट इम्प्लाइज दैट अकाउंटिंग रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशन शुड बी कंटिन्यूअसली फॉलोड एंड अप्लाइड. ठीक है, फिर है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. ऑल इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटेंस टू proprietors, creditors and investors should be disclosed in the accounting statements. ठीक है, और फिर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंस. द मेन मोटो ऑफ दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का मेन मोटो होता है, मेन मोटिव क्या होता है, इज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट provide for all possible losses. ठीक है, so according to this convention, profit should never be overestimated and there should always be provision for losses. Okay, फिर है convention of materiality. Materiality means that all material facts should be disclosed in accounting. ठीक है, सारे material facts जो है वो disclose किए जाने चाहिए accounting में. इस टर्म का ये मतलब है, and the term materiality implies whether the transaction has any significant effects on business. फिर है, अब देखिए, अब हम थोड़ा पार्टनरशिप देखेंगे इसमें ना, इसमें ये भी टॉपिक था. तो पार्टनरशिप में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो पार्टनरशिप है क्या ना. तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines a partnership as the relation between two or more persons who have agreed to share the profits from a business carried on by either all of them or any of them on behalf of or acting for all. ठीक है, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप क्या है कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच का रिलेशन है जिसमें लोग अग्री करते हैं कि बिजनेस करने के लिए एक दूसरे के साथ अग्रीड करते हैं, और वे ये भी अग्री करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि जो प्रॉफिट है, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इक्वली शेयर करेंगे ना, और लॉसेस होगा तो उसको भी इक्वली फेस करेंगे ना. तो इसमें इस तरह से ये पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है. तो कुछ कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि है कि देखिए, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट. ठीक है, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट जरूर होना चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप में, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले. एंड शेयरिंग प्रॉफिट ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी होता है, स्टार्टिंग में ही वो तय कर लिया जाता है. एंड बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, तो इसमें बिजनेस जो है, पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो या तो एक के द्वारा, या तो कोई एक जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, या तो एक के द्वारा पूरा देखा जाता है. मान लीजिए दूसरा पार्टनर नहीं है या उसके एब्सेंस में एक जो है वो पूरा संभाल लेता है, या फिर सारे ही मिलके अपना पूरा एफर्ट देते हैं. तो इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म चलता है. पार्टनरशिप चलाने के लिए देखिए, पार्टनरशिप डीड का भी बहुत जरूरत होता है ना. पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि
अग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप का शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट एज इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एक रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है स्टार्टिंग में, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें सारे कुछ मेंशन होते हैं, पार्टनर्स के नेम, ठीक है, उसके उनके जो भी आइडेंटिटी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितने कितने रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा उनके बीच ना, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होगा, लॉस होगा, सारा कुछ मतलब सारा उसमें मेंशन होता है। तो उसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट कंटेन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसमें क्या क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है, इंटरेस्ट ना, ड्राइंग इन कैपिटल का इंटरेस्ट लिखा होता है, कितना कितना इंटरेस्ट जाएगा सबको, सारे पार्टनर्स को। मान लीजिए 3 पार्टनर है किसी पार्टनरशिप बिजनेस में, तो फिर तीनों का इंटरेस्ट रेट क्या होगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होगा, किस रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, ये 2 बार शायद रिपीट हो गया, ठीक है, तो ये होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्सेट्रा, ठीक है, ये पार्टनरशिप का ड्यूरेशन भी होगा कि कितने साल तक का बिजनेस, एक टेन्योर रहता है ना, ये पहले से एक ड्यूरेशन, एक मतलब मान लिया जाता है कि इतने साल तक हम लोग बिजनेस चलाएंगे अच्छे से, ये वो जो भी, तो वो ड्यूरेशन भी उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, कंटेंट्स हो गए ना, जो उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाते हैं। फिर है प्रोविजन इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, तो उसमें क्या क्या उस केस में क्या प्रोविजंस होते हैं। तो देखिए प्रॉफिट मस्ट बी शेयर इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड मान लीजिए नहीं तय किया गया, ठीक है, नहीं बना, बस बिजनेस ऐसे स्टार्ट किया गया, बट पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनवाया, मान लीजिए कोई पार्टनर्स, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, तो उस केस में कुछ कुछ प्रोविजन होते हैं जिन्हें मानना जरूरी होता है। जैसे प्रॉफिट जो है वो इक्वल शेयर करना है, तभी भी ना उस मतलब मान लीजिए डीड नहीं भी बनाया गया, फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल जाएगा। नो रेमुनरेशन इज अलाउड ना, कोई रेमुनरेशन अलाउड नहीं होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस केस में ना। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड 6%, ठीक है, 6% पे इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में ये प्रोविजंस फॉलो होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर है नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के भी टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं, तो देखिए किसी पार्टनरशिप फर्म में है ना, कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं। देखिए पहला है एक्टिव पार्टनर, फिर है डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब फिर है पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। तो देखिए एक्टिव पार्टनर, एज द नेम ही टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। ये एक्टिव पार्टनर जो इस नाम से पता चल रहा है कि ये बिजनेस में जो है एक्टिव, पूरा अपना एक्टिवेशन दिखाएगा कोई पार्टनर। फिर कुछ कोई डोरमेंट पार्टनर भी होता है जिसमें ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर, जिसको स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शन ऑफ द बिजनेस, बट he will still have to make his share of contribution to the capital, ठीक है। कोई एक पार्टनर ऐसा भी होता है जो डोरमेंट होगा, जो बिजनेस में मतलब बिजनेस का हर एक स्टेप्स में सारा कुछ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा सारे फंक्शंस में, बट फिर भी वो उसमें मतलब उसमें पार्टनर है वो उसके, ठीक है, वो मौजूद है, उसका शेयरिंग रेशियो जो है वो सारा कुछ उसको मिलेगा, ठीक है। फिर सीक्रेट पार्टनर, हियर द पार्टनर्स एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट पब्लिक नॉलेज, he will not represent the firm to outside agents or parties. Other than this, his participation with respect to capital, profit management and liability will be the same as all other partners. फिर nominal partner, ठीक है, this partner is only a partner in name. He allows the firm to use the name of his firm and the attached goodwill, but he in no way contributes to the capital and hence has no share in the profits. He does not involve himself in the firm's business, but his liability too will be unlimited, ठीक है। तो एक पार्टनर का टाइप एक ऐसा भी होता है नॉमिनल पार्टनर, जो कि वो बिजनेस में प्रेजेंस नहीं रहेगा, ठीक है, वो उस फर्म में नहीं रहेगा, उसका नाम यूज किया जाएगा, ठीक है, वो अपना नाम देगा फर्म को, तो इस तरह से उसका वो प्रेजेंस रहता है एंड उसका अपना गुडविल जो है वो अटैच रहेगा, ठीक है, मतलब उसका प्रेजेंस नहीं रहेगा, बट वो वहां अपना नाम देगा उस फर्म को, उस बिजनेस को, ठीक है। फिर है पार्टनर्स बाय स्टॉपेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफ अ पोर्शन मेक्स
it out to be, though their conduct or behavior, that they are partners in a firm and he does not correct them, then he becomes a partner by stopping. ठीक है. However, this partner too will have unlimited liability. ठीक है, इस टाइप के पार्टनर का भी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होता है. अब देखेंगे हम गुडविल. गुडविल क्या है? तो देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ परचेज ऑफ वन बिजनेस बाय अनदर बिजनेस. ठीक है, किसी एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के द्वारा परचेज करने टाइम में वो अराइव होता है. ठीक है, अराइज होता है गुडविल. और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है. ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल तो आप जानते ही होंगे, है ना. टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल हो गया जिसको हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, तो गुडविल एक ऐसा ही एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते. ओके, it is symbolic of the non monetary assets of the organization. ठीक है, इसको नॉन मॉनेटरी एसेट्स से सिंबलाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, फिर है गुडविल अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एक्विजिशन is measured as the excess of consideration paid over fair values of the assets of the acquired entity. फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल. अब गुडविल को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं देखिए. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन, एक्सेस टू सप्लाईज. ठीक है, एक्सेस टू सप्लाईज. और फिर आपका हो गया स्पेशल एडवांटेजेस. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट्स विच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, अगर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए, तो उसका जो प्रॉफिट के साथ साथ उसका जो गुडविल का वैल्यू है वो भी तो इंक्रीज होगा ना. अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अगर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करती है ना, देती है, तो उसका तो देखिए प्रॉफिट के साथ साथ तो उसका गुडविल भी तो बढ़ रहा है ना, उसका नाम हो रहा है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये हो गया ना. ठीक है, ये अफेक्ट करता है गुडविल को. फिर है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. वेल हैंडल्ड interest normally enjoys the merit of more cost efficiency and productivity, which will increase the value of goodwill. ठीक है, ये भी वैल्यू गुडविल का वैल्यू को इंक्रीज करता है. ठीक है, वेल हैंडल्ड इंटरेस्ट नॉर्मली एंजॉयज द मेरिट ऑफ मोर कॉस्ट एफिशिएंसी. ठीक है, फिर आपका लोकेशन. ठीक है, लोकेशन, अब किस जगह पे है आपका बिजनेस या फर्म, वो भी मैटर करता है. ठीक है, लोकेशन भी बहुत मैटर करता है. The better location will attract more customers, resulting in an increase in sales and profits, which in turn will result in an increase in a value of goodwill. ठीक है, तो लोकेशन भी गुडविल का वैल्यू को इंक्रीज करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका. ठीक है ना, ये भी अफेक्ट करता है गुडविल को. फिर आपका हो गया एक्सेस टू सप्लाई. ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल सेक्टर ये सब आता है, जैसे कि इफ अ फर्म हैज बेटर एक्सेस टू सप्लाई और assured supply to of inputs, then it enjoys a better reputation than others and higher goodwill. ठीक है, अगर सप्लाईज अच्छा है, उसका सप्लायर अच्छा है, अगर किसी कंपनी या फर्म का या फिर जो भी बिजनेस फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे भी गुडविल उसका जो है उस पर इंक्रीमेंट इंक्रीज होता है ना, उसका गुडविल, उसका नाम होता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का. फिर है स्पेशल एडवांटेजेस. अब इफ अ फर्म एंजॉय स्पेशल एडवांटेज लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड इमेज और एनी अदर इंक्लूसिव बेनिफिट्स, देन द फर्म एंजॉयज अ हायर वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, अब जैसे कुछ ब्रांडेड ड्रेसेस वगैरह जो भी हम लेने जाते हैं, ठीक है, अगर ना ब्रांड से, तो ऐसे ही उसका गुडविल बढ़ता है ना, उसका नाम होता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांडेड है, तो उसमें भी उसका गुडविल तो ऐसे ही बढ़ रहा है ना, गुडविल में इंक्रीज हो रहा है. तो ये स्पेशल एडवांटेजेस से भी गुडविल में इंक्रीज होता है. ठीक है, फिर आपका हो गया क्लासेस ऑफ गुडविल. अब देखिए, गुडविल को थोड़ा सा क्लासिफाई भी किया जाता है ना, कुछ टाइप्स होते हैं गुडविल के. पहला है डॉग गुडविल. ठीक है, अ डॉग इज एन एनिमल दैट डेवलप्स अ फॉन्डनेस फॉर इट्स ओनर एंड नॉट द प्लेस वेयर ही resides. When the owner moves, the dog also follows. ठीक है, ये तो पता ही है आपको ना कि कुत्ते कितने वफादार होते हैं ना. तो a dog is a animal that develops a fondness for its owner, है ना, पता ही है आपको कि अपने ओनर के लिए वो कितना फॉन्डनेस होता है.
The customers rely on the management and leadership of the company. They see value in the company because of the people uh, sharing its positions. ठीक है, फिर आपका हो गया कैट गुडविल. ठीक है, कैट गुडविल जो है उसको बेस्ट गुडविल माना जाता है ना. इसको भी याद रखिएगा, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. बेस्ट गुडविल क्या है, तो आपका कैट गुडविल जो है उसे बेस्ट माना जाता है. कैट गुडविल कस्टमर आर मोर लॉयल. ठीक है, कैट गुडविल में जो कस्टमर होते हैं, जैसे कैट गुड, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं टू अ ब्रांड और द कंपनी नेम. ठीक है, कंपनी और ब्रांड को लेके बहुत लॉयल होते हैं. द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम ऑफ द एंटिटी डज नॉट कंसर्न देम. They are highly invested in the brand equity of the product and will hardly switch their preferences. ठीक है, तो होता है ना, जैसे लोग की ब्रांडेड पहनना है, बहुत लोग ब्रांड को फॉलो करते हैं, तो वो छोड़ते नहीं है ना कि उस ब्रांड को वो फॉलो करे. वो तो कर देंगे, वो चाहे कितना भी महंगा जाए, है ना. तो ऐसा नहीं है कि उस ब्रांड को वो छोड़ देंगे, नहीं मैं अब ये नहीं लूंगा. तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं ना, जो ब्रांड चाहे कितना भी महंगा रहे वो उसको फॉलो करते ही हैं. ठीक है, तो वो लॉयल होते हैं अपने अपनी कंपनी और ब्रांड को लेकर, है. तो उसे कैट गुडविल का कहते हैं, और ये सबसे बेस्ट गुडविल माना जाता है. फिर है रैट गुडविल. ये सबसे वीक गुडविल है ना, सबसे वीक. याद रखिएगा, रैट इज अ रैट इज अ स्क्यूरिड animal rushing over to whenever the next piece of cheese is. It does not care who is putting out the cheese or where it is coming from. ठीक है, रैट का होता है ना कि जहां आप उसको खाना दो वहां भागेगा. मान लो रैट के लिए कुछ आप लोग केक ही रख दो, कुछ खाना रख दो, तो वहीं जाएगा ना. तो वैसे ही ये भी कस्टमर्स उसी टाइप के होते हैं कि जिधर अच्छा मिला उधर चल गए. बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं ना कि अरे वहां सेल लगा है, वहां अच्छा लगा, तो उस शॉप को छोड़कर वो कहीं और चले जाते हैं ना, कहीं और से फिर परचेज कर लेते हैं, जहां थोड़ा डिस्काउंट मिला तो वहां भाग गए. तो इसमें ये इसका कहने का सेंस वही है कि रैट गुडविल में कस्टमर इसी टाइप के कस्टमर्स होते हैं, जिसमें कि जिधर, जैसे रैट को जिधर भी फीड दो वो उधर भाग जाएगा ना, जिधर थोड़ा सा खाना उसको मिलता वहीं चल जाता. तो बस वैसे ही कस्टमर्स भी होते हैं, उसको रैट गुडविल में की तरह माना जाता है. ठीक है, फिर आपका इस गुडविल का कोई एडवांटेज भी नहीं होता है ना, कोई लाभ नहीं होता इस गुडविल से. ठीक है, तो सच कस्टमर्स डू नॉट प्ले फेवरेट्स इधर इन मैनेजमेंट, पर्सनल और इन द ब्रांड. ठीक है, ये कुछ ये मतलब ब्रांड है इसको फॉलो वॉलो नहीं करते हैं इस टाइप के कस्टमर्स. फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूगेटिव गुडविल एंड इज वैल्यूलेस. ठीक है, इसको फ्यूगेटिव गुडविल भी कहते हैं और ये वैल्यूलेस होता है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, फिर है रैबिट गुडविल. द रैबिट the rapid customers will only pick a product if it is available in their acceptable radius. ठीक है, होता है ना उनका एक्सेप्टेबल रेडियस के तहत अगर उनका प्रोडक्ट वगैरह मिल रहा है तो ही लेंगे वो, और कहीं नहीं जाएंगे ना, और आगे नहीं जाएंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे. उनके अपने एरिया में अगर वो शॉप है तो वहीं से लेंगे, कहीं दूर थोड़ा नहीं जाएंगे लेने के लिए. तो इस टाइप के कस्टमर्स जो है वो रैबिट गुडविल में आते हैं, है ना. तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है कैट गुडविल. फिर है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ठीक है, पार्टनरशिप में हम एडमिशन और रिटायरमेंट भी पढ़ते हैं. तो ये क्या होता है, तो चलिए आइए देखते हैं. एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. एडमिशन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, फिर रिटायरमेंट देखेंगे. तो व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, जब भी कोई किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आता है, एडमिट होता है. ठीक है, तो उसे हम ये कहते हैं, आपका क्या बोलते हैं, एडमिशन कहते हैं ना. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एडमिशन हुआ. एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यूजलेस unless otherwise agreed upon. रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट. क्या क्या रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट होते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, तो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले डिसाइड कर लिया जाता है. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ना, गुडविल भी डिसाइड करता है, गुडविल लेके भी आता है अपना, है ना. फिर आपका एडजस्टमेंट फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड आपका
reassessment of liabilities, फिर distribution of accumulated profits and reserves, फिर adjustment of partners capitals. ठीक है, ये सारा सारा कुछ पहले से ही तय हो जाता है पार्टनर के एडमिशन के टाइम में, है ना. कुछ सारी चीजें काफी कुछ वो अपना लेकर भी आता है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वो कैपिटल लेकर आता है ना. फिर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो. चलिए एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. नेहा एंड प्रतीक आर पार्टनर्स. ठीक है, नेहा और प्रतीक जो है वो किसी बिजनेस में पार्टनर है एंड उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3 है एंड दे एडमिट निशा एज अ न्यू पार्टनर. ठीक है, इसमें देखिए न्यू पार्टनर कौन हुआ? निशा. वो अपना 1/6 शेयर लेके आई है ना प्रॉफिट में एंड शी अक्वायर्स दिस शेयर एज 1/8 फ्रॉम नेहा एंड 1/24 शेयर 1/24 शेयर फ्रॉम प्रतीक. ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, क्या कैलकुलेट करने बोला है इसमें? न्यू शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देखिए नेहाज एंड प्रतीक का एग्जिस्टिंग रेशियो जो है वो कितना है? 5:3. नेहा का न्यू शेयर कितना हो गया? तो 5/8 माइनस 1/8. ठीक है, हो गया ये 4/8 आ गया. इधर एलसीएम लेकर वो निकाल रही है, वो तो आपको पता ही होगा. एंड देन प्रतीक न्यू शेयर. ठीक है, प्रतीक का न्यू शेयर कितना हो गया? तो 3/8 ना, ये 5/3 में से ये 3/8 और माइनस 1/24. ठीक है, 8/24 इसका निकल गया. अब निशा का शेयर 1/8 प्लस 1/24. ठीक है, 1/8 प्लस 1/24 निशा का शेयर हो गया. ठीक है, निशा का शेयर हो गया ये. तो फिर इसको निकाले तो हम ये 4/24 आया. तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नेहा, प्रतीक एंड निशा, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? तो देखिए देखो ये 12/8 या इसको 4/8 लिखो और 12/24 दो. 12/24 हो गया नेहा का, फिर प्रतीक का हो गया 8/24 और इसका निशा का हो गया 4/24. ठीक है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है ना इनका, इन तीनों का. जिसको हम ऐसे कट करेंगे तो हमारा आएगा 12:8:4. ठीक है, 12:8:4. इसको भी और छोटा करेंगे अगर हम तो 3:2:1 आएगा. ठीक है, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? तो 1/8:1/24 और ठीक है 1/8 रेशियो 1/24. तो इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3:1. तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया. ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो जो पुराने पार्टनर्स है उनका निकलता है ना, जो न्यू एडमिट हुए हैं उनका तो नहीं होता है. तो इसलिए हम नेहा और प्रतीक कर लिए. ठीक है, निशा तो न्यू पार्टनर थी, तो फिर इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला गया. तो आंसर आया हमारा 3:1. ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा. चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर तो देख लिए हमने. अब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखेंगे, थोड़ा इसे समझेंगे. When a partner leaves the firm voluntary or due to any other reason. ठीक है, मतलब कोई भी जब पार्टनर किसी फर्म को ना जब छोड़ता है ना, छोड़ता है किसी भी रीजन से, तो वो उसका रिटायरमेंट हो गया. ठीक है, उस पार्टनरशिप फर्म में से उसका रिटायरमेंट हो जाता है वो. और रिटायरिंग इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग. ठीक है, देखिए क्या क्या इसमें होता है रिटायरमेंट में. तो शेयर इन गुडविल, वो क्या क्या ये करेगा? गुडविल शेयर करेगा. शेयर इन रिजर्व, ठीक है, जो भी रिजर्व है प्रॉफिट्स आया वो शेयर करेगा. एंड शेयर इन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, ये सारे उसको देना होता है रिटायरमेंट के टाइम. तो शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द रिटायरिंग पार्टनर. शेयर ऑफ गुडविल इज क्रिएटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, वो अपना कैपिटल जो भी है वो ले जाएगा ना, और फिर गुडविल का भी अमाउंट उसको देना होता है ना जब वो रिटायरमेंट ले रहा है. तो बाकी पार्टनर्स को उसको उसका गुडविल का शेयर देना होता है. एंड शेयर्स इन रिजर्व्स, फिर देखिए रिजर्व्स आर दी undistributed profits and it is also credited to the capital account of retiring partner. ठीक है, इनका इसका कैपिटल अकाउंट में वो रिजर्व्स का भी शेयर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाता है. एंड फिर शेयर इन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर revalued on the date of retirement and retiring partner's share of profit is credited or the loss is debited to his capital account. ठीक है, तो ये भी आप समझ रहे हो, है ना.
देखिए, अब फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप। तो इसे मैं सोच रही हूँ कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एक यूनिट जो है एक वीडियो में खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे सब टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। आप तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरा नोट्स परचेज करना हो, नोट्स बाय करना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे जीमेल पे कनेक्ट करके आप नोट्स बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर भी करना ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके, और वीडियो के एंड तक देखना तो अच्छी से चीजें समझ आएंगी। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस यूनिट को फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं खत्म कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।